Hello aspirants, welcome to Edunachal, where we learn to grow. I hope you all are good going with your studies and preparation for civil services. In this pandemic situation, digital education is just like a Ramban. And we are presenting you a series of daily current affairs through which you can boost your preparation and knowledge level. So घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। आज से हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 6 more Indian sites added to tentative list of UNESCO World Heritage Sites, taking total tally to 48. 6 नई ऐसी साइट्स को चूज किया गया है जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की जाएंगी इंडिया से, जिसके बाद इंडिया की जो टोटल टेंटेटिव साइट्स हैं वो हो जाएंगी 48। अब टेंटेटिव लिस्ट क्या है, यूनेस्को क्या है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडिया में टोटल 48 टेंटेटिव साइट्स अभी फिलहाल में है। ठीक है, जो नई 6 साइट्स ऐड की गई हैं उनमें से सबसे पहले है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्या खासियत है इसकी, क्यों इसे टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है, हाईएस्ट टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया। ओके, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विच इज इन एमपी, एंड द सेकेंड वन इज द घाट्स ऑफ बनारस विच आर इन यूपी, उत्तर प्रदेश। आप सभी ने सुना होगा, बड़ी ही खूबसूरत सी नगरी है बनारस। तो बनारस के जो घाट्स हैं उन्हें भी टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। ये जो घाट्स हैं ये 14 से 18th सेंचुरी के बीच मराठा रूलर्स द्वारा बनवाए गए थे। ओके, थर्ड हमारा है मेगालिथिक साइट ऑफ हिरेबेंकाल, जो कि कर्नाटका में है। ये जो मेगालिथिक साइट्स हैं ये 2800 ईयर्स ओल्ड है। इट मीन्स द सिविलाइजेशन बैक टू इंडस वैली। ओके, इसीलिए इन्हें जोड़ा गया है, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इनका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा है भेड़ाघाट लेमघाट इन नर्मदा वैली जबलपुर। आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा भेड़ाघाट, जो कि जबलपुर में है, नर्मदा रिवर पे। काफी सुंदर वाटरफॉल यहाँ पे बनता है। यहाँ की जो खासियत है वो है मार्बल रॉक्स, precious stones made up of marble and the dinosaur fossils found here. These are some of the important characteristics of Bedaghat Jabalpur which you have to remember with exam point of view, right? Next हमारा है temples of Kanchipuram in Tamil Nadu, जो कि situated है river वेगवती के किनारे और the banks of river वेगवती। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है कि जो बनारस में घाट्स बनाए गए थे, तो घाट्स क्यों बनाए गए, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि घाट्स बनाने पड़ी? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस और द सीनिक ब्यूटी, और इज देयर एनी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, देयर इज अ नीड टू मेक घाट्स, राइट? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में कि घाट्स आखिर में क्यों बनाए गए थे। ओके, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कोई रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मियांडरिंग करती हुई चलती हैं। यू नो व्हाट इज़ मियांडरिंग? लाइक द स्नेक लाइक टोपोग्राफिक फीचर, मीन्स ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, एक आगे पीछे होती हुई मियांडरिंग करती हुई चलती है, लहराती बिलखाती हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थवर्ड कटिंग होती है, साउथवर्ड कटिंग होती है, फिर नॉर्थवर्ड कटिंग होती है, फिर साउथवर्ड कटिंग होती है, एंड दिस कटिंग कॉजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजनल वर्क एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स। और इस इरोजन से बचने के लिए, ताकि जो गंगा रिवर है, गंगा के जो घाट से बनारस में, अगर ये नहीं बनाया होता तो इस तरह से जो इरोजनल वर्क यहाँ पे चल रहा था, तो बनारस की जो सिटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो जाता और धीरे धीरे करके मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बनारस विल गेट सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, राइट? तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस इरोजनल वर्क को रोकने के लिए रिवर के जो बैंक्स है वहाँ पे घाट्स बनाए गए। आपको समझ में आया? ताकि जब गंगा का वाटर हिट करे इस तरह से उन घाट्स को, तो वो घाट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं, कि वहाँ पे रिवर इरोजन ना कर पाए। Okay, I hope you get to understand this.
ठीक है, तो ये कंसेप्ट था घाट्स बनाने के पीछे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की इमेज है, जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। और ये बनारस के खूबसूरत से घाट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में ही लोग देखने आते हैं बनारस के घाट्स को। तो दे आर द 2 मोस्ट important sites which are included in tentative list of UNESCO. Okay. Next, what actually is tentative list and what's the importance? So, जब भी किसी साइट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, उससे पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट में डालना ज़रूरी होता है। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ से 10 नई साइट्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ जाएं, तो उससे पहले कुछ साइट्स को गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लेटर भेजेगी कि नहीं हम चाहते हैं कि इन सारे साइट्स को ऐड किया जाए। तो जब वो लेटर भेजा जाता है, जब एक राय दी जाती है, रिकमेंडेशन किया जाता है, उस लिस्ट को हम टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं। अब ये यूनेस्को के हाथ में है कि वो कितने साइट्स को मंजूरी देता है और कितने को नहीं देता है, राइट। तो ये हमारे टेंटेटिव लिस्ट होती है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जुड़ने से पहले की प्रोसेस है, ओके, बिफोर इट इज कंसिडर्ड फॉर द फाइनल नॉमिनेशन डोजियर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किन साइट्स को ऐड किया जाता है? ऐसी साइट्स विच हैव आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड विच आर अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1972। 1972 में जो कन्वेंशन हुआ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज नाम से, उस कन्वेंशन के अंतर्गत जिन साइट्स की यूनिवर्सल वैल्यू अच्छी खासी होती है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है, सीनिक ब्यूटी होती है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस होती है, कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है, उन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर हम बात करें कि हाउ मेनी साइट्स आर देयर इन इंडिया विच आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सो देयर आर 48 कल्चरल हेरिटेज साइट्स and 7 natural and 1 is mixed site, and the mixed site is Kanchenjunga, which is natural as well as cultural. Okay, so this is facts and figures which is important for your exam point of view. Next we talk about United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. अब यूनेस्को क्या है एग्जैक्टली? तो जैसे कि आप नाम से ही इसे क्लियरली समझ सकते हैं, नेचुरल, कल्चरल या एजुकेशनल, साइंटिफिक, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। ऐसी कोई भी साइट, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू जिसका कल्चरल इम्पोर्टेंस हो या सोशल इम्पोर्टेंस हो या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस हो, उन सबको प्रमोट करना, उन सबको सॉल्व करना, उन इश्यूज़ को ध्यान देना, ये सारा काम होता है यूनेस्को का, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार जब ऐसा होता है कि कहीं पे एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, चिल्ड्रंस को लेके, जेंडर इक्वलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यूनेस्को आगे आता है उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, उससे निपटने के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं यूनेस्को के। बाय द वे वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट कि फाउंडेशन कब हुआ यूनेस्को का, तो 16 नवंबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस में है। मेंबर स्टेट्स की हम बात करें तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। सो दिस इज डन फॉर यूनेस्को। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट DRDO डेवलप्स इंडिजीनियस कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवान। रिमेंबर द नेम डिपकोवान। ये DRDO ने बनाया है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। आप सभी ने बहुत सुन रखा होगा ऑलरेडी कि जो पेशेंट्स कोविड से ठीक हो चुके हैं उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी उस बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता डेवलप हो जाती है। दैट एंटीबॉडी हेल्प्स द अदर कोविड पेशेंट्स टू रिकवर सून। ओके, तो अब उस एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए DRDO ने एक किट बनाई जिसका नाम रखा है डिपकोवान। You should remember what is डिपकोवान। एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली इन वन डे एग्जाम्स, कि what actually is डिपकोवान? Okay, is that a COVID test kit or antibody test kit? So you have to remember it is a antibody test kit and it is developed by DRDO. Okay, अब ये DRDO जो है
वैसे तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी कई सारी विंग्स हैं जो कि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे भी आगे आके अपना काम करती है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा 2DG, ये एक दवाई है जो कि DRDO ने बनाई है जस्ट फॉर। खास बात यह है कि डिपकोवान जो टेस्ट किट है, उससे अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो सिर्फ 75 मिनट्स में हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट कॉस्ट फॉर ₹75 ईच। ओके, आपको याद रखना है डिपकोवान एंटीबॉडी टेस्ट किट है और DRDO के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम DRDO के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ India. Remember, Ministry of Defense, Government of India, and it is established in 1958 after combining Technical Development Establishment (TDEs) of Indian Army and the Directorate of Technical Development and Production (DTDP) with the Defense Science Organization (DSO). The three bodies combined together to make DRDO, and the present chairman is Dr. G. Satish Reddy. Dr. G. Satish Reddy. Remember the fact. Okay. Let's move forward. Bihar government launches Hit COVID app to track home isolated patients. जो पेशेंट्स होम आइसोलेटेड हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की, डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और ऐसे टाइम पे जब इतने ज़्यादा केसेस हमारे सामने हैं तो हर एक पेशेंट को डिटेक्ट करना, उसे प्रॉपर केयर करना, उसे सुपरवाइज करना, ये एक बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है। तो ऐसे टाइम में बिहार गवर्नमेंट ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है जो उन पेशेंट्स को ट्रैक करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जो कि होम आइसोलेशन में है, जिन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया गया है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हिट कोविड ऐप. It's related to isolated patients at home and it is developed by Bihar government. Okay, nothing so much important. Next, move forward. Government amends general financial rules to ensure procurement of goods and services below ₹200 crore from domestic firms. देखो, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने उन फाइनेंशियल रूल्स को अमेंड किया है जो ये कहते थे कि आप अगर कोई भी टेंडर गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो क्या होता है कि मैक्सिमम टेंडर्स हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वो सारे टेंडर्स जो कि 200 करोड़ के कॉस्ट के नीचे हैं, वो सारे टेंडर सिर्फ हमारे देश के जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उन्हीं के हाथ में रहें, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में ना जाए। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि 200 करोड़ तक के जो भी टेंडर्स होंगे वो सारे ही सारे हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स को ही मिलेंगे, ठीक है, जिससे बूस्ट हो सकेगा मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, उनकी हेल्प हो सकेगी। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये पहल उठाया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्स हाई लेवल पैनल टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। अब एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को उसमें रिफॉर्म लाने के लिए। क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत आई? तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रग रेगुलेशन है उसमें काफ़ी लेट भी चल रही है। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और अचानक से वैक्सीन ख़त्म हो गई, बीच में जिनको नहीं लगी थी वो रह गए। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए या ऐसी कुछ मेडिसिन जिनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में टाइम पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स चाहिए ताकि जो वर्किंग है वो एफिशिएंसी बढ़ सके। उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जो हेड हैं वो हैं राजेश भूषण जी, ओके, द US OSD टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि गवर्नमेंट ने एक पैनल का गठन किया है जिसके हेड होंगे राजेश भूषण जी, जो कि चेक करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इंडिया के ड्रग रेगुलेशन सिस्टम में। ओके, सो राजेश भूषण याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाईयांग 2D। हाईयांग 2D नाम पढ़ने से लग रहा है कि चाइनीज नाम है, राइट? तो हाईयांग 2D क्या है? चाइना की एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो क्या ऑब्जर्व करेगी? इट विल मॉनिटर ओशन रेगुलेशन सिस्टम, यानी किसी भी ओशन या सी में क्या हलचल मच रही है,
क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या उसमें जो भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जो भी डायनेमिक एनवायरनमेंट है, उस सब को मॉनिटर किया जाएगा हायांग 2D के द्वारा, ताकि हमें पहले से पता चल सके कि ओशन में क्या होने वाला है। लाइक अभी हम इंडिया में बात करें तो ताउते, एक साइक्लोन आया, अगर हमारे पास पहले से मॉनिटरिंग सिस्टम होता है तो हम उसके जो डिजास्टर्स इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम पहले से उसे मॉनिटर कर चुके हैं कि भाई नहीं, कल तूफान आने वाला है, हमें उसे वहाँ पे स्टॉप करना है। या फिर हम नेचुरल डिजास्टर्स को नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। ओके, तो हायांग 2D ये चाइना के द्वारा बनाया गया एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और क्या ऑब्जर्वेशन करेगा ये? ओशंस को, सीज को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से उन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हाइपरवर्ज, इन दोनों ने पार्टनरशिप की कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सिस्टम को बूस्ट कर सके। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे कोविड जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ऐसे में अगर बैंक्स में लाइन लगती है, लंबी लंबी भीड़ लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बीमारी है वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में घर बैठे लोगों का अकाउंट ओपन हो सके, इसके लिए SBI और हाइपरवर्ज ने पार्टनरशिप की। अब वो एक वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन देंगे, यानी कि आप घर से ही किसी एक एसोसिएट से, बैंकिंग एसोसिएट से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा और आप अपना अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। ओके, तो SBI ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? हाइपरवर्ज। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू आर एज क्लोज टू योर बैंक एज योर फोन, मतलब आप फोन में ही आपका बैंक आ गया है। आप जो भी बैंकिंग सर्विसेज चाहते हैं वो फोन में हो सकती है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग से लेकर KYC तक सब कुछ। So it's quite easy for us. Next is नरेंद्र बत्रा re-elected as FIH president. इमेज में आप देख सकते हैं बत्रा जी हैं। इन्हें दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन चूज किया गया है सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। ओके, क्या खास बात है? बत्रा जी जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हैं। अब अगर बात करें कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। रिमेंबर दिस थिंग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन लॉसेन स्विट्जरलैंड। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो है बत्रा जी, ये ओनली एशियन टू बी अपॉइंटेड टू द टॉप पोस्ट इन द वर्ल्ड बॉडीज 92-year-old हिस्ट्री। 92 ईयर्स से आज तक की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो पहले एशियन मेंबर हैं जो कि इस पोस्ट पर इलेक्ट किए गए, नॉमिनेट किए गए। ओके, सो नरेंद्र बत्ता, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। नेक्स्ट, बार्सिलोना डिफीट्स चेल्सा 40। Barcelona defeats Chelsea by 4-0 to win their first UEFA Women's Champions League title. It's quite glorious thing. The Spanish professional football club Barcelona surpassed English club Chelsea by 4-0 to win the 2020-21 UEFA Women's Champions League final held at Gothenburg, Sweden on 16 May 2021. And the important thing is, Barcelona is the first team from Spain to win Europe's top club competition. Okay, and the victory was also the largest margin of defeat in the UEFA Women's Champions League final. Okay, it has also become the first club to win both men's and women's UEFA Champions League title in the same season. So this is, you have to remember from the sports section that Barcelona is the winner for this year. Okay. Next, Naomi Osaka. You have heard this name. Naomi Osaka tops Forbes world's highest paid female athlete list 2020. तो अगर हम बात करें फोर्ब्स की जो सूची आती है, जो लिस्ट आती है, उसमें हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जो हैं वो है नाओमी ओसाका। ये जापान से हैं और ये फीमेल एथलीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ हैं वो अपनी, तो इट्स क्वाइट गुड थिंग।
नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इट। जब भी हम एग्जाम्स में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में चिपको मूवमेंट से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखता है ये। क्यों? देखो, चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये टॉपिक इसीलिए अभी करंट में है कि अभी अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से एट द एज ऑफ 94। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे और गांधीयन एक्टिविस्ट थे, यानी गांधी के प्रिंसिपल्स को मानते थे, अहिंसा को, और साथ ही साथ पर्यावरण की जो हमें सेफ्टी करनी चाहिए उसको। अब चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में हुआ था। क्यों हुआ था? वहाँ पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थे, जिन्हें काटने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये लैंड हम क्लियर करवाना चाहते हैं और ये ज़मीन जो है हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी है, हम इस ज़मीन को क्लियर करवाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। एंड दे जस्ट लाइक यू कैन सी दिस इमेज कि उन्होंने अपने पेड़ों को हक कर लिया, चारों तरफ खड़े हो गए और वो चाहते थे कि इन पेड़ों को नहीं काटा जाए। तो इस तरह से एक नेशन वाइड मूवमेंट हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में 1973 में। द डेट इज इम्पॉर्टेंट। तो उस समय सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे वो लीडर थे। उनकी वाइफ का ये आइडिया था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप की थी बहुगुणा जी ने, जिनका अभी देहांत हो गया है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेम चीज़ अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में हिस्ट्री, इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वक्सवाहा फॉरेस्ट जो है उन्हें भी डायमंड माइंस के लिए काटा जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.15 लाख ट्रीज विल बी कट फॉर वक्सवाहा डायमंड माइंस इन छतरपुर मध्य प्रदेश। और वापस से 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरी कंट्री से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक होकर आगे आए हैं कि नो, वी वांट टू सेव, वी हैव टू सेव वक्सवाहा फॉरेस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डायमंड्स, राइट। तो ये चीज़ आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट आगे आकर एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए आज भी रेडी हैं। और एक तरफ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉस्ट पर एनवायरमेंट को भूल जाते हैं, उसकी कॉस्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो चिपको मूवमेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मण ऑफ द डुओ कंपोजर्स राम लक्ष्मण पासेस अवे एट 78। इनका ओरिजिनल नाम है विजय पाटिल जी, जो कि म्यूजिक कंपोजर थे। इनकी जोड़ी थी राम लक्ष्मण के नाम से, ये फेमस थे। तो अभी फ़िलहाल इनकी डेथ हो गई है, बट काफ़ी अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं जिन्हें बॉलीवुड में काफ़ी याद रखा जाता है। तो नाम याद रखना है आपको, विजय पाटिल जी। ये किससे रिलेटेड थे? तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे, राम लक्ष्मण के नाम से फेमस थे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको फैक्ट्स बस याद रखने हैं। So thanks for watching today's series. We will continue our series tomorrow with new current affairs. Thank you so much.